हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हम कर रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग 30 दिन के अंदर 90 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे आप पेपर में आने वाले मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम टॉपिक्स के साथ-साथ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और कुछ स्टैटिक डेटा और फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी के लिए, ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एसिड क्लासेस के नाम से आपको इस तरीके का चैनल मिलेगा। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगी और जो भी अपडेट होगी मैं वहाँ पे ही आपको दे दिया करूँगा। तो बिना किसी तरीके के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करना है। तो आज है 5 जून, यानी कि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस साल की अगर थीम की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इस साल की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आज हमको कौन कौन सी शॉर्ट न्यूज़ जो है पढ़नी है। तो सबसे पहले एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और इसको जो है लॉन्च किया गया है वो है महाराष्ट्र में। अब इस प्रोग्राम को अगर आप ऑब्जेक्टिव समझेंगे तो फार्मर्स को सर्टिफाइड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल देना, ताकि उनकी क्रॉप जो है वो हेल्दी हो सके और यील्ड जो है वो ज़्यादा हो सके। फोकस क्रॉप की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप पे फोकस किया गया है, तो उसमें जो है ग्रेप्स यानी कि अंगूर पे किया गया है फोकस, ऑरेंज पे और पॉमीग्रेनेट जो अनार होते हैं उस पर जो है इसमें फोकस किया गया है। हालांकि अभी तो ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, बट इन फ्यूचर इसको पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में जो है लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो अब जो है एक अपॉइंटमेंट के बारे में समझते हैं। तो ली जे म्योंग जो है, उन्होंने 14th प्रेसिडेंट की ओथ ले ली है साउथ कोरिया की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और समिट को एड्रेस किया है। तो वो है 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। ठीक है, अब IATA क्या है, तो IATA बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये 1945 में स्थापित किया गया था हवाना में, और ये बेसिकली जो है प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर और इकोनॉमिक ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट को। ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी पहली समिट है जो इंडिया में हो रही है 42 ईयर्स के गैप के बाद। यानी कि इससे पहले जो समिट हुई है इंडिया में वो हुई है 1983 में। अब ये 42 ईयर्स के बाद जो है इंडिया में हो रही है, तो हो सकता है इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ हुई है, तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हुई है, वो हुई न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब जो है अगली न्यूज़ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक खीर भवानी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। बेसिकली ज्येष्ठ अष्टमी जो हुई है उसके उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया गया है। अब ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया खीर भवानी टेम्पल जो है वो श्रीनगर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो रहा है कि खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, तो वो है श्रीनगर के पास, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये बेसिकली रागन्या देवी को डेडिकेटेड एक टेम्पल है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1912 में। इसके बाद इसको रेनोवेट किया गया है महाराजा हरि सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है और ये मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपसे सवाल इससे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने शॉर्ट न्यूज़ को कवर कर लिया। अब जो है थोड़ी सी लॉन्ग न्यूज़ की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है वो है हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट की। क्यों चर्चा में है, तो बेसिकली बात यह कि सरकार जो है उसने जो है घोषणा की है कि वो इम्पीचमेंट मोशन लेके आएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा जी जो हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आने वाली, जो कि अपकमिंग मानसून सेशन आने वाला है उसमें। ठीक है, इसलिए जो है ये न्यूज़ आपकी चर्चा में है। यूपीएससी की रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 से आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद एथिक्स से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें आप जुडिशली अकाउंटेबिलिटी की, चेक्स एंड बैलेंस की जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि संविधान में जो है कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो कि इम्पीचमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं, एक आर्टिकल 124, एक आर्टिकल 217। अब इसमें क्या बात करी गई, तो इसमें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है। इसके 2 मेन फैक्टर बताए गए हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनको रिमूवल के लिए एक मोशन की जो है ज़रूरत पड़ती है, जो कि पास होना चाहिए बोथ द हाउसेज़, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है ये पास होना चाहिए। तभी जो है ये इम्पीचमेंट के प्रोसेस में आएगा। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो मोशन जो पास होगा वो बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है वो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है? हालाँकि इससे रिलेटेड कई बार सवाल भी उठते रहे हैं कि आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जाने, अब समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो एक एक्ट याद रखना, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप इसको अगर लिख सकते हैं अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है? अब इस एक्ट में क्या बताया गया है, तो इसमें ये बताया गया है तो इसका जो इनिशिएशन होगा, यानी कि इसको जो लाया जाएगा, वो बेसिकली साइन किया जाएगा 100 लोकसभा के मेंबर्स और 50 राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। तभी जो है इस तरीके के मोशन को पटल पे जो है लाया जा सकता है। ये बेसिकली सबमिट होगा स्पीकर को, जो कि लोकसभा में, और चेयरमैन जो राज्यसभा में होते हैं उनको जो है सबमिट किया जाएगा। अब इसके एडमिशन की बात करते हैं तो स्पीकर और चेयरमैन जो है एक या तो इसको एडमिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लें, या फिर इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो कि मोशन सदन के द्वारा पास किया जाएगा उसको जो है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन, उसके पास चॉइस होती है कि या तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? अब इस पे इसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में 3 मेंबर की एक कमेटी बनती है। उसमें कौन-कौन शामिल होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शामिल होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट शामिल होता है। इन तीनों को मिला के एक समिति का गठन किया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो चार्ज लगे हैं वो सही में एक्चुअली में जो है वैलिड है या फिर इनवैलिड हैं, ठीक है? उसके बाद जो है अगर ये कमेटी अप्रूव कर देती है कि जो भी रिस्पेक्टेड जो भी हमारे जज हैं, अगर वो इस तरीके से प्रूवन गिल्टी पाए जाते हैं, तो जो है मोशन जो है फिर से हाउस के पास आता है। अब जो ये मोशन आया है सदन के पास, ये मोशन जो है बेसिकली मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो मोशन है ये पास तभी हो सकता है जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से क्या अर्थ हो सकता है, तो बेसिकली जो है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर 500 मेंबर हैं तो 500 के 500 उपस्थित होने चाहिए, और उसके बाद जो है 500 का जो 2/3 है, अगर वो दोनों पास हो जाते हैं तब जाके जो है स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि ये जो मोशन है ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद अगर ये मोशन पास हो जाता है तब ये मोशन जाता है राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो जिस भी जज के खिलाफ इस मोशन को पास किया गया है उसको वो अपने ड्यूटी से हटा सकता है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है इनिशिएशन से लेकर राष्ट्रपति के ऑर्डर तक का, मैंने आपको सब समझा दिया। और यहाँ पर ये एक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट कब आया है, 1968 में। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सीधे डेट भी पूछ सकता है, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हमने इस मुद्दे के बारे में पूरा समझा। यहाँ पर जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि इसी ड्यूज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट, ठीक है? यहाँ पर जो है 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा मेंबर्स की बात हो रही है। उसके बाद जो है 50 लोकसभा और 100 राज्यसभा मेंबर्स होने चाहिए, या फिर 1/10 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, और या 1/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 जो है लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, 50 राज्यसभा के लोगों के द्वारा ये साइन होना चाहिए जो कि स्पीकर के पास जाएगा ये मोशन, ठीक है? इसके बाद जो है ये मेंस का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आप अपने आंसर को रिव्यू कर सकें कि आपने कितना समझा है इस टॉपिक से। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ बेसिकली ये जो 22nd सांग्रीला डायलॉग हुआ 2025, उसके बारे में। ये थोड़ा-सा पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पीसीएस में इस तरीके से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2024 का पेपर आप देखेंगे तो समिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा-सा आप इसको याद रखना। तो बढ़ते हैं इसके बारे में, तो चर्चा में क्यों है? तो बेसिकली हमारे जो देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी कि सीडीएस जो हैं, श्री अनिल चौहान जी, उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 22nd सांग्रीला डायलॉग 2025 में, ठीक है? ये बेसिकली जो है अपनी जो डिफेंस डिप्लोमेसी है भारत की, उसको जो है बूस्ट करने के लिए इस तरीके की इनिशिएटिव किया गया है, ठीक है? यूपीएससी रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आप सीधे इसको डीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसको जोड़ सकते हैं। समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो सांग्रीला डायलॉग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या? तो ये जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के द्वारा, ठीक है? ये हर साल हो रहा है, यानी कि ये ईयरली डायलॉग है, और सांग्रीला होटल जो सिंगापुर में है, वहाँ पे 2002 से ये किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो सांग्रीला डायलॉग हुआ है, वो हुआ है सिंगापुर में। कब से हो रहा है? ये 2002 से हो रहा है, और ये एक एनुअल डायलॉग है, ठीक है? हर साल होता है। इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो एशिया का ये सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट माना जाता है, ठीक है?
यहाँ पर दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ्स, पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को जो है बढ़ाया जा सके। 2025 जो अभी जो रिसेंटली जो एडिशन हुआ उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 22nd एडिशन था। पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हो सकता है कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि सांग्रीला डायलॉग जो अभी हाल में हुआ है वो कौन सा एडिशन था, ठीक है? तो वो था 22nd एडिशन, याद रखना। इसमें पार्टिसिपेशन किया गया है 40 नेशंस के द्वारा। इसमें जो फोकस किया गया है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उस पर जो है इसमें फोकस किया गया है, ठीक है? यहाँ पर हमने सांग्रीला डायलॉग के बारे में पूरा समझ लिया। अब ये जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द सांग्रीला डायलॉग ऑफन सीन इन न्यूज़ इज, ये जो है बेसिकली एक इकोनॉमिक समिट है फॉर ईस्ट एशियन नेशन के लिए। एशियाज प्रीमियर एनुअल डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है ये। यूएन लेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के मध्य कंडक्ट की जाती है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाज प्रीमियर एनुअल डिफेंस सिक्योरिटी समिट इसको बोला जाता है। यहाँ पर ये मेंस का क्वेश्चन है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की तो सब समझी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।